बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का ये चैप्टर है periodic टेबल और एलिमेंट्स की पेरियोडिसिटी। इस चैप्टर का टॉपिक 8.4 है ग्रुप्स और पीरियड में एलिमेंट के periodic खवास में तब्दीली। उसमें हमने फर्स्ट एटॉमिक रेडियस और उसकी एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन और पीरियड और ग्रुप में एटॉमिक रेडियस का रुझान हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि आयोनाइजेशन एनर्जी का इसमें क्या किरदार है। वो कहते हैं कि एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो एक आज़ाद गैसी एटम के ब्रोनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। कहते हैं कि एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो एक आज़ाद गैसी एटम है उसके ब्रोनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। इलेक्ट्रॉन है उस ब्रोनी शेल में, उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें दरकार होगी उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। वो कहते हैं कि जब ब्रोनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी को किलो जूल पर मोल में ज़ाहिर किया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस 496 किलो जूल पर मोल है। वो कहते हैं कि जब जो बाहर वाला शेल उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, जो हमें दरकार होगी, मुहैया होगी, उसको फर्स्ट यानी कि पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को किलो जूल पर मोल में ज़ाहिर किया जाता है। इसका यूनिट है, इसको इसमें ज़ाहिर किया जाता है। तो आगे वो कहते हैं कि सोडियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 400 प्लस 496 किलो जूल पर मोल है। अब यहाँ पे सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम है। सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो Na प्लस चार्ज पे आ जाता है। ठीक है, Na प्लस केटायन बन जाता है अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें प्लस 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार होगी। अब मैं आपको इसकी जो है इसका जो डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ये हमने पीरियड के बारे में जब हमने पढ़ा था, ग्रुप में जब एटॉमिक रेडियस में तब्दीली थी, तब्दीली के बारे में जब हमने पढ़ा था तब मैंने इसको ड्रॉ किया था। हमारा जो कल जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था। इसमें हमने हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, इन तीनों जो ग्रुप्स के जो हमने ये ग्रुप के जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट उसके हमने ये डायग्राम ड्रॉ की थी। तो वो बता रहे थे कि सोडियम की जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी वो प्लस 496 किलो जूल पर मोल है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन हम बताए थे कि जब किसी आज़ाद गैसी एटम, अब यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, तो इसके जो सबसे बाहर वाला शेल है जो बेरोनी शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका जो पहला शेल है वो के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जो एल है उसमें 8 है, और ये जो एम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो सबसे बाहर वाला बेरोनी शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें तो उसको ये इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें दरकार होगी वो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और उसको निकालने के लिए हमें प्लस 496 यानी कि 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगेगी। ठीक है, इतनी एनर्जी हमें दरकार होगी तो हम इस एक इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ब्रोनी शेल में इस एटम को निकाल देंगे। अब आपको समझ आइए कि आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है कि जब किसी आज़ाद गैसी एटम के ब्रोनी शेल में आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी हमें दरकार होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि जब किसी एटम के ब्रोनी शेल में सिर्फ एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको एक एक करके निकाला जा सकता है। और इसके लिए हर बार ज़्यादा एनर्जी फ्राहम करने की ज़रूरत होगी। मसलन मैग्नीशियम के ब्रोनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी दरकार होगी जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। वो कहते हैं कि जब कोई एटम है उसके ब्रोनी शेल में एक से ज़्यादा यानी कि 2, 3, 4 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ना कहाँ हम एक एक करके निकालेंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा होंगे तो कहते हैं हर बार जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालें उसके लिए हमें अलग थोड़ी एनर्जी लगी है। जैसे दूसरे एटम को हम निकालेंगे, एक एक करके निकालेंगे ना इलेक्ट्रॉन को। जब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी तो उसकी एनर्जी पहले वाले से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर उन्होंने हमें ये मैग्नीशियम की एग्जांपल दी कि उसके ब्रोनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी दरकार होगी लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। ठीक है, जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसका मैग्नीशियम का जो पहला इलेक्ट्रॉन है अ, उसको निकालने के लिए हमें प्लस 737 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार होगी। यानी कि जब मैग्नीशियम का अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल दें तो हमें उसके लिए प्लस 737 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें,
मैग्नीशियम का जो एटम है उसमें 2 हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसके लिए हमें डबल एनर्जी लगेगी प्लस 1450 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, लेकिन जो दूसरी जिसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, वो दूसरी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो पहली वाले से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकालने होते हैं। आगे कहते हैं कि एनर्जी की वैल्यू, जो एनर्जी की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू का ताल्लुक एटॉमिक साइज से है। एटम का रेडियस जितना कम होगा इतना ही न्यूक्लियस में ब्रोनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा सिरे से खींचे गए इतने इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर कहते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू का ताल्लुक एटॉमिक साइज है, यानी कि एटम के साइज से है। अगर एटम का साइज कम होगा तो जो न्यूक्लियस होते हैं वो ब्रोनी शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ज़्यादा शिद्दत से अपनी तरफ खींचेंगे और इतने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुश्किल होगा। मतलब जितनी शिद्दत से जो न्यूक्लियस है वो ब्रोनी शेल को अपनी तरफ खींचेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, तो ज़्यादा फिर एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। इसकी मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसा कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास लिथियम, बेरियम और बोरोन है। इसकी हमने जब पेड़ के बारे में हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस में, तब हमने ये ड्रॉ की थी। तो कहते हैं कि जब एटॉमिक रेडियस कम होगा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एटम खुला हुआ है ना, यहाँ पे एटम कम सिकुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एटम ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि जब एटम जो होता है ना वो ज़्यादा वो एटम का जो साइज वो कम हो जाता है, तो जो बोरोनी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होती है ना वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है तो इसमें जो बोरोनी शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर वाला शेल है एल शेल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब हो जाएगा उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, वो ज़्यादा उसके मतलब न्यूक्लियस अपनी तरफ से इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा शिद्दत से खींचेगा ना, और उसको निकालना उतनी मुश्किल होगा, तो इसके लिए हमें ज़्यादा जो है आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू ज़्यादा होगी। आगे वो कहते हैं कि जब इसीलिए पीरियोडिक टेबल में पीरियड में बाएं से दाएं जानब चले तो एटम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन जब ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो तो इसकी वैल्यू कम होती है। वो कहते हैं कि जब आप पीरियोडिक टेबल के पीरियड में अगर हम बाएं से दाएं चलें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाएं से दाएं जानब चले तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एटम जितना सिकुड़ता है, जितना वो सिकुड़ा हुआ एटम होता है, तो वो जो ब्रोनी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होते हैं, इस वजह से उनको निकालना मुश्किल होता है। और जिस चीज़ को निकालना मुश्किल होता है ज़्यादा उस पर ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा उस पर जद्दोजहद लगती है, तो इसलिए वो कहते हैं कि ज़्यादा उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है पीरियड में, लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जब ग्रुप में जो शेल्स जो होते हैं ग्रुप में, जो जैसे जैसे शेल्स में इजाफा होता जाएगा, एलिमेंट के में जो शेल्स हैं उनमें बतदरीज इजाफा होता जाएगा ना, तो ज़्यादा शेल जब इजाफा होगा तो जो एटम का साइज है वो बढ़ेगा, और जो ब्रोनी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के दूर होते जाएंगे, और जो चीज़ जितनी दूर होते जाएगी उसको उतना ही निकालना आसान होता है। ठीक है, इसीलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, क्योंकि ब्रोनी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। ठीक है, क्योंकि शेल्स का इजाफा होता जाता है ना, मजीद शेल्स किसी में एक होते हैं, के किसी में दो, के एल तो होता है, और किसी में तीन होता है, के एल एम एन आगे से बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ग्रुप और पेड़ में आयनाइजेशन एनर्जी का जो रुझान है वो आप बताएं। ठीक है, ये इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे ना हमें नीचे कुछ दी हुई है पीरियड के बारे में, ग्रुप के बारे में बताया, जो दूसरा पीरियड है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी देखें, बढ़ रही है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। पहले लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है। इनके लिथियम की 520 है, 520, और बेरिलियम की 899, और ब्रोन की 801, और कार्बन की 1086, नाइट्रोजन की 1402, और ऑक्सीजन की 1314, फ्लोरीन की 1681, और नियोन की 2081। ठीक है, ये इनकी दूसरे जो पेड़ है, दूसरा पेड़ जो लिथियम वाला है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, लेकिन ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, क्योंकि ग्रुप में जो है एटम के जो साइज होता है वो बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि शायद उनका इजाफा होता है। अब यहाँ पे लिथियम, सोडियम, कार्बन, रुबिडियम, सीरियम और आगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी है जो कम हो रही है। ठीक है, लिथियम की 520 है, सोडियम की 496 है, पोटेशियम की 419 है,
रुबिडियम की 403 है और सीजियम की 337 है। ठीक है, ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है ये पीरियड में कम, ग्रुप में कम होती है लेकिन पीरियड में ज़्यादा होती है। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो आयनाइजेशन एनर्जी है। चैप्टर 8 का टॉपिक 8.4। आई होप सो कि जो मैंने भी आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।